मेरे बच्चे, इस किरचॉफ्स रूल के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, हम आपके कोर्स के हिसाब से दो किस्म की कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। कौन सी दो कॉम्बिनेशंस होंगी मेरे बच्चे? एक कॉम्बिनेशन होगी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरी कॉम्बिनेशन कौन सी होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कैपेसिटर में आपको पढ़ाया होगा, अगर आपको याद हो, तो ऐसे रेजिस्टर की भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सॉल्व करना होता है, तो मैं सिंपली कौन सा लॉ यूज करता हूँ मेरे बच्चे? करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फंडामेंटल लॉ होता है, ओम्स लॉ हम यूज करते हैं। और ओम्स लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं, तो वो स्टेटमेंट ये है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जब हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें मुख्तलिफ रेजिस्टर्स अटैच होते हैं, या दोनों की साथ में भी कॉम्बिनेशन बन सकती है सीरीज और पैरेलल में, तो उसको हम सिंपली ओम्स लॉ के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किरचॉफ्स लॉ जो है, वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करता है। मतलब उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट नहीं होती। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का ऐसा मतलब समझ लें कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल लूप सर्किट्स बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं मेरे बच्चे? मल्टी लूप सर्किट्स। मल्टी लूप सर्किट का क्या मतलब होता है? कि एक ऐसा सर्किट जिसमें एक लूप ना हो, बल्कि बहुत सारे लूप्स हो जाए। जैसे मैं किसी एक ही सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर लगा देता हूँ, दो सप्लाई लगा देता हूँ बैटरी के, तो वो एक अलग फॉर्मेशन बनाएगा। तो इस किस्म के सर्किट्स को हम सॉल्व करने के लिए कौन से किरचॉफ्स रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि इसकी एक्सटेंशन ज्यादा है बनिस्बत ओम्स लॉ के कंपैरिजन में। तो किरचॉफ्स लॉ को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो किरचॉफ्स के दो सिंपल से रूल्स हैं, जिन रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, और इस पर हम थोड़ा सा फिर डिस्कशन करेंगे कि वो रूल्स दर हकीकत उनका बेसिक अरेंजमेंट या बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज को एक्सप्लेन कर लेता है। मेरे बच्चे, जो पहला हमारे पास रूल होता है किरचॉफ का, किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जो है ना वो किरचॉफ्स, रॉबर्ट किरचॉफ आई थिंक उसका नाम था। तो उसने जो है ये अपने रूल दिए थे। तो अगर मैं पहला रूल एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो पहला रूल मेरे बच्चे क्या होता है? पहला रूल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम किरचॉफ्स करंट रूल कहें, किरचॉफ्स करंट लॉ कहें, जो भी कहें, इसके दूसरे नाम भी हैं। लेकिन मैं इसको एक ही नाम में अगर पॉइंटेड या फाइनलाइज कर लूं, तो वो हमारे पास होता है जंक्शन रूल। यानी कि किरचॉफ्स करंट रूल को मेरे बच्चे में जंक्शंस रूल भी कह सकता हूँ, जंक्शन रूल। ठीक है, अब ये जंक्शन होते क्या है, इस रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन लाजमी करूंगा यहाँ पर। तो ये बात याद रखिएगा कि कहीं पर अगर क्वेश्चन में आपसे KCL के बारे में पूछा जाए या जंक्शंस रूल के बारे में पूछा जाए, तो एक ही बात है, वरना इसके दूसरे भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसको जो है हम जो है वो नोडल रूल भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो खैर वो हम ज्यादा सा जब उसको अपार्ट में डिस्कस करेंगे, तो हमारी एक्सप्लेनेशन में ये चीज समझ आ जाएगी। तो जो किरचॉफ्स करंट लू है, करंट लॉ है, जिसको हम KCL कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ, वो हमारे पास क्या कहलवाता है? जंक्शन रूल कहलवाता है। ठीक है मेरे बच्चे, इस जंक्शन रूल में दर हकीकत हम क्या पढ़ते हैं? इस जंक्शन रूल में जो है, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ते हैं। इसमें हम किसको पढ़ते हैं दर हकीकत? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो KCL है, उसका जो बुनियाद है ना मेरे बच्चे, वो बुनियाद क्या कहता है? वो बुनियाद यही चीज कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इसके बारे में हमें जो चीज पढ़नी है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पढ़नी है किसी भी जंक्शन के लिए। वो कैसे बनेगा, हम उस चीज को अरेंजमेंट के हिसाब से देख लेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पर क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी स्टेटमेंट पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से भी आप इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में? कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो हम उनको एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या हमें जो चार्ज होगी वो कंजर्व्ड रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी उस जंक्शन के केस में। तो इस तरीके के साथ आप इनकी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। वरना अगर हम इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट बनाना चाहें, तो वो एक्चुअल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? वो एक्चुअल स्टेटमेंट हमारे पास, अगर हम KCL में आए, किरचॉफ्स करंट लॉ में, तो वो क्या कहती है? वो कहता है कि अगर किसी भी एक पॉइंट की निस्बत जितने करंट्स जा रहे हैं, यानी कि सम ऑफ, सम का क्या मतलब है? एडिशन। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट। एक हम पॉइंट लेंगे,
ठीक है मेरे बच्चे, जिसको हम नोडल पॉइंट कहते हैं। सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर जितने करंट्स जा रहे हैं उनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टुवर्ड्स अ पॉइंट, उनको ऐड करेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जितने भी करंट उस पॉइंट के थ्रू गए हैं ना, तो उतने ही करंट फिर वहां से अवे भी जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज इक्वल। तो वो करंट बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स। अगेन वही करंट की एडिशन होने वाली है, सम ऑफ करंट्स। लेकिन यहाँ पर भी सम ऑफ करंट्स क्या होंगी, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट से फिर वो जा क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से वो क्या जाएंगे मेरे बच्चे, दूर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर दो चीजें, एक इंटरिंग करंट है जो करंट आ रहे हैं, दूसरा किसी एक ही पॉइंट से वही करंट क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों की जो एडिशन होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो है ना वो एक ही करंट हो, बहुत ज्यादा भी करंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम सम का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उन करंट्स को क्या करेंगे, एड अप करेंगे। तो अगर एक से ज्यादा करंट हो तो हम उनको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। मैं जिस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली पॉइंट जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट कौन सी चीज होगी, इस पॉइंट का एक नाम होता है मेरे बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, नोडल पॉइंट कहते हैं। तो वो जंक्शन वाली पॉइंट होती है जिसको हम नोडल पॉइंट जो है ना उसके हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जंक्शन वाली पॉइंट में जो पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो वही नोडल पॉइंट ही है, या जंक्शन पॉइंट भी आप उसे कह सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास ये क्या चीजें हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट रख देता हूँ जिसको हम नोडल पॉइंट का नाम दे रहे हैं, और हम ये देखेंगे कि उस नोडल पॉइंट में से जो करंट अपार्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, और किसी भी प्रेस्पेक्टिव, किसी भी डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं पॉइंट पी का नाम दे रहा हूँ, और ये याद रखिएगा ये नोडल पॉइंट है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ आप इसको जंक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जंक्शन कहूँ तब भी एक ही बात है, क्योंकि मैंने इस फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल ही कहा था। वैसे जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसी पॉइंट होती है किसी भी सर्किट के अंदर, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्टेड हों तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, उस पॉइंट को आप जंक्शन पॉइंट कह देते हैं। अब हमें ये कहा गया कि इस जंक्शन वाली पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से एक करंट आ रहा है और वो कुछ रेजिस्टर में से पास होके इस डायरेक्शन में आया, इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आया। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस रेजिस्टर से जो करंट पास हुआ है उसकी वैल्यू है विच इज इक्वल टू I1, जो I1 के बराबर है। इसी तरीके के साथ इसी पॉइंट पर एक और करंट आ रहा है थ्रू अनदर रेजिस्टर, किसी दूसरे रेजिस्टर के साथ, किसी दूसरे रेजिस्टर को क्रॉस करके, और उस करंट को जो है हम I2 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो करंट आ रहे हैं और किसी भी एक पॉइंट पर कंबाइन हो रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये किसी भी एक पॉइंट पर जो मिलना होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। अगर आपको लेंस याद हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस को हमने कन्वर्जिंग लेंस कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर जमा हो रहे थे। तो यहाँ पर ये दो करंट या दो से ज्यादा करंट अगर एक ही पॉइंट पर जमा हो रहे हैं तो इन करंट्स को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इन करंट्स को हम कन्वर्जिंग करंट कहते हैं। यानी कि वो एक ही पॉइंट पर जमा हो गए, जिस पॉइंट पर जमा होंगे उनको हम क्या कहेंगे, जंक्शन पॉइंट कहेंगे। अब इसी पॉइंट से हमारे पास दो करंट्स हैं जो बाहर की तरफ अवे हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से एक करंट की वैल्यू गई जो बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में निकली, उसको हम I3 का नाम दे रहे हैं। और इसी तरीके के साथ इस डायरेक्शन में एक और रेजिस्टर के साथ एक और करंट बाहर की तरफ गया, जिसको हमने I4 का नाम दे दिया। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये जो करंट है ये एक पॉइंट पर जमा नहीं हो रहे, एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं। तो इस वजह से जो करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं उन करंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, उन करंट को हम डाइवर्जिंग करंट का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो करंट है, एक कन्वर्जिंग करंट जो आ रहे हैं, दूसरे डाइवर्जिंग करंट जो वहां से निकल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इन करंट का अलजेब्रिक सम अप करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, इनका अलजेब्रिक सम। अब मैं आपको जो है ना वो सिंपल टर्म्स में अलजेब्रिक सम बता दूं कि अलजेब्रिक सम क्या होता है। अलजेब्रिक सम हम उस सम को कहते हैं, हम उस एडिशन को कहते हैं जिसमें क्वांटिटी की साइन को आपने जो है वो रखना होगा, क्वांटिटी की साइन को रखना होगा, साइन ऑफ क्वांटिटी। यानी कि I1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखना लाजमी है। तो साइन ऑफ क्वांटिटी
इज अकाउंटेड, वहां पर हम ये चीज रखेंगे और ये लाजमी है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब ये है यहाँ पर। यहाँ आप मैथमेटिक्स में अगर -2 + 2 करते हैं तो आप -2 को +2 नहीं करते, मतलब -2 + 2 अगर आप सॉल्व करें तो जवाब 0 आएगा। तो कभी आपने -2 की जगह पर +2 पुट नहीं किया, क्योंकि आप साइन को अकाउंट करते हैं वहां पर। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम वो सम होता है जिसमें हमने वो क्वांटिटी तो लिखनी है, लेकिन उसके साथ जो साइन होगी वो भी नेसेसरी होगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम पीछे वाली फॉर्मेशन को देखें जो मैंने डेफिनेशन में बताई थी आपको, वो ये कहता है कि सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर करंट जा रहे हैं तो उनको हमने क्या कहा था, कन्वर्जिंग, वो बराबर हो जाएंगे किसके, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, जिसको हमने डाइवर्जिंग कहा था। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग करंट इज इक्वल टू डाइवर्जिंग करंट। जो कन्वर्जिंग करंट है वही किसके बराबर है, डाइवर्जिंग करंट के बराबर है। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ मेरे बच्चे कि I1 करंट आया था प्लस में I2 करंट भी आया था, और ये बराबर था किसके, डाइवर्जिंग करंट के। तो डाइवर्जिंग करंट कौन से थे, I3 प्लस I4। तो ये है हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इन अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे बच्चे नोडल पॉइंट एक ऐसी पॉइंट, जंक्शन, नोडल पॉइंट याद कर लें या जंक्शन याद कर लें। जंक्शन एक ऐसी पॉइंट का नाम होता है, जो जंक्शन में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जंक्शन, जंक्शन एक ऐसी पॉइंट का नाम होता है जिस पॉइंट पर क्या होगा, जिस पॉइंट पर दो सर्किट के अंदर दो या दो से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो जाए। जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर दो करंट्स आके मिल रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको जंक्शन या नोडल पॉइंट कहा। तो नोडल पॉइंट कहें या जंक्शन कहें, ये लाजमी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। जब आप केसीएल को पढ़ेंगे ना, केसीएल को, तो जंक्शन का होना लाजमी है। जंक्शन के बगैर आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। आप नहीं बना सकते, नहीं बता सकते कि एंटरिंग करंट कौन सा है, आउटगोइंग करंट कौन सा है। तो जंक्शन मस्ट बी नेसेसरी। जंक्शन बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को कंप्लीट कर लें यहाँ पर, I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + I4। अच्छा, ये तो उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से हो गई। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी निकालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके रख देता हूँ मैं। रीअरेंज कैसे मेरे बच्चे, I1 + I2, और ये जो I3 और I4 है ये प्लस के उस साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो इस साइड लेके आ रहा हूं मैं -I3 -I4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर की उस साइड कुछ भी नहीं बचा, तो मैं उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा पीछे वाली डेफिनेशन को रिवाइज कर लें, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा था सम का। सम का क्या मतलब है, एडिशन। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो मैं सब्ट्रैक्शन को प्लस में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं प्लस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए, I1 + I2 को मैं एज इट इज पुट करूंगा, मैं -I3 नहीं रखूंगा, मैं प्लस की साइन दूंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं -I3 दे दूंगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर -I3 है ना, ये दर हकीकत करंट के डायरेक्शंस को शो करेगा। ये जो माइनस मैंने दे दिया है, मैंने पीछे बताया ना कि आइदर इट इज टुवर्ड्स, वो उसके तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं -I4 को लिखना चाहूँ तो मैं पहले प्लस की साइन दूंगा, फिर मैं ब्रैकेट के अंदर -I4 लिखूंगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या चीज देख रहे हैं, सुने, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि I1 और I2 प्लस के हैं, और I3 और I4 क्या है, माइनस के। जो I1 और I2 थे उनको हमने क्या कहा था, कन्वर्जिंग करंट, जो एक पॉइंट पर जमा हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कन्वर्जिंग करंट्स हैं। और कन्वर्जिंग करंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है। तो कन्वर्जिंग करंट को हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और इसी तरीके के साथ I3 और I4 जो है वो बाहर की तरफ निकले थे, जिनको हमने मेरे बच्चे क्या कहा था, डाइवर्जिंग करंट। तो यहाँ पर अगर आप उनकी साइन देखें तो वो माइनस है। तो कन्वेंशनली डाइवर्जिंग करंट को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, माइनस कंसीडर कर लेते हैं। तो जो मैंने पीछे अलजेब्रिक सम बताया था ना, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब भी ये होता है कि आपने उन क्वांटिटीज को तो एड अप कर देना है, लेकिन उनके साथ आपने उनकी साइन लाजमी शो कर देनी है। जब आप लाजमी साइन शो करेंगे तभी आप उनके डायरेक्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये है दर हकीकत बेसिक सी अरेंजमेंट जो हम किसमें डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से एक आखिरी पॉइंट रहती है, उसको मैं एक्सप्लेन करके फिर थोड़े से हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियरिफिकेशन हो जाए। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि देखें ये चारों करंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, I1 + I2, बीच में प्लस की निशानी है, हाँ।
-I3 है, तो -I3 का मतलब ये नहीं कि ऐड नहीं हो रहा, बीच में से प्लस की सिंबल है, और -I4 का ये मतलब नहीं कि ऐड नहीं हो रहा, बीच में प्लस की सिंबल है। तो मतलब ये हुआ कि जो टोटल करंट है वो समेशन की फॉर्मेशन में आ रहा है। तो अगर इसको मैं फाइनलाइज समेशन वाली शक्ल में लिखूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सम की साइन है ये समेशन, और यहाँ पर मैं आई लिख दूंगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल करंट्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, जो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन थ्योरेटिकली लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का, वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अलजेब्रिक क्यों था, मैंने आपको रीजन बता दिया। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, यानी कि करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा मेरे बच्चे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर, इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, ठीक है। अलजेब्रिक क्यों, क्योंकि मैंने माइनस को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम इस अरेंजमेंट में यूज कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट जो मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, मैंने क्या बताया था कि इस रूल से हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर करंट बराबर है, जैसे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, तो हम चार्ज में ये रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए मैं चार्ज में इस चीज को कैसे फाइंड करूंगा। हमने फार्मूला कौन सा लिखा था मेरे बच्चे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें, क्योंकि जब चार्जेस मूव करेंगी तो उनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो आप टाइम को इन पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, I1 के साथ भी, I2 के साथ भी, I3 के साथ भी, I4 के साथ भी। वैसे भी मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि आप जो बराबर की एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको बराबर की उस साइड भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं करंट I1 के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो I1 इंटू टी, डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। I2 को भी मैं डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके के साथ उस साइड भी ऐसा करेंगे, I3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी एंड I4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये मैंने करंट के साथ क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम लिया, और पर्टिकुलर टाइम मैंने पूरे टर्म्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब पीछे आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं करंट का। करंट का आपने फार्मूला पढ़ा था कि करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, में ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे चार्ज का आंसर चाहिए तो टाइम डिवाइड कर रहा है, सेट करके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम कोई न्यू चीज नहीं है, ये चार्ज ही है दर हकीकत। तो I1 मल्टीप्लाई बाय T1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, Q1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की जगह पर रखूंगा Q2। ये बराबर हो जाएगा I3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थ्री, तो ये बराबर हुआ Q3, एंड I4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये किसके बराबर हो गया, Q4 के बराबर हो गया। वही सेम अरेंजमेंट है, Q1 प्लस Q2 प्लस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ये बराबर की साइन क्या बता रही है कि जितनी चार्जेस आएंगी उतनी चार्जेस वहां से क्या जाएंगी, नोडल पॉइंट से डाइवर्ज होके चली जाएंगी। तो यही स्टेटमेंट है किसकी मेरे बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। यही किसकी स्टेटमेंट होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम यही स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ। आई होप के फर्स्ट रूल आपका क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट रूल में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो ये पीछे में अगर थोड़ा सा दिखा दूं, तो ये फर्स्ट पेज पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, क्यों ये कॉन्सेप्ट आता है वो भी बता दिया, जंक्शन रूल कहते हैं, नोडल रूल कहते हैं, या पॉइंट रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर ली, उसको हमने थोड़ा सा ग्राफिकली भी इवेल्युएट कर रहा, और आखिर में मैंने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी फाइनलाइज कर लिया। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं, या न्यूमेरिकल, जिसमें से आपको करंट और चार्ज की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो करंट और अगर चार्ज की आप वैल्यू निकालना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं एक नोडल सरफेसेस के हिसाब से बना देता हूं कि एक करंट है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, I1, और उसकी वैल्यू है मेरे बच्चे 5 एम्पियर। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम नोडल पॉइंट कहते हैं, या नोडल पॉइंट में से ये करंट डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, ठीक है। यहाँ पर I2 हो गया 1 एम्पियर, और इसी तरीके के साथ यहाँ से एक और करंट डिवाइड हो गया विच इज ऑफ I3। तो I3 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ I3 हियर। I3 का आंसर क्या आएगा, 4 एम्पियर, दैट्स करेक्ट। तो ये 4 एम्पियर है, हाँ करेक्ट है। तो इस तरीके के साथ वो छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकता है। वो 4 एम्पियर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था कि नोडल पॉइंट पर जो करंट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा दूसरे पार्ट्स में। तो अगर ये 1 एम्पियर है तो ऑटोमेटिकली ये कितना बन जाएगा, 4 एम्पियर की निस्बत के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा सा इसको और मोर टिपिकल बना देते हैं। वो किस तरीके के साथ, मिसाल के तौर पर मैं जो है
वो किसी एक पॉइंट को नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स की निस्बत को हम एक्सप्लेन करना चाहें। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ से एक करंट आया जिसकी वैल्यू थी 5 एम्पियर, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर नोडल पॉइंट है, नोडल पॉइंट में से एक करंट यहाँ चला गया विच इज ऑफ 1 एम्पियर, और एक करंट इस साइड चला गया, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको I1, इसको नाम दे देते हैं I2, इसको नाम दे देते हैं I3। तो I3 में से एक, अब ये I3 की नोडल पॉइंट है, ठीक है। I3 की इस पॉइंट पर एक और करंट गया, इस पॉइंट पर एक और करंट गया, इसको मैं I4 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं I5 का नाम दे देता हूँ। I4 की वैल्यू मैं आपको 2 एम्पियर देता हूँ, I3 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप मुझे बताएं I5 किसके बराबर होगा। 2 एम्पियर, दैट्स करेक्ट, वो 2 एम्पियर के बराबर होगा, सही है। देखें I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर डिवाइड हो रहा है, तो 4 एम्पियर में एक 2 एम्पियर डिवाइड हो गया, और जो बाकी होगा वो भी कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। देखें ये नोडल टू नोडल चलते जाएंगे, ये जो है ना ये खत्म नहीं होने वाले, ये नोडल टू नोडल चलते जाएंगे। आप इस ऊपर वाले 2 एम्पियर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक को 1 एम्पियर कर दें, दूसरा 1 एम्पियर मिलेगा। इस तरीके के साथ ये पूरे के पूरे सर्किट्स चलते जाते हैं। तो तो नेसेसरी क्या है मेरे बच्चे, नेसेसरी ये है कि आप नोडल पॉइंट फिक्स करें। जब आप नोडल पॉइंट फिक्स करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितने करंट उस नोडल पॉइंट के अंदर आ रहे हैं और कितने करंट उस नोडल पॉइंट से बाहर जा रहे हैं, तभी आप मुझे उसका फाइनल आंसर दिखा सकते हैं। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं फिर अपने सेकंड रूल के ऊपर, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल कहते हैं। तो वो मैं पॉइंट यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ से रेजिस्टर में से एक करंट आया, ठीक है मेरे बच्चे, जिसकी वैल्यू थी 15 एम्पियर। यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में से एक रेजिस्टर हमने बनाया जो इस वाली पॉइंट से एक करंट बाहर की तरफ चला गया, जिसको हमने नाम दिया 3 एम्पियर का। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा और फाइनलाइज कर देता हूँ। ये सो यहाँ पर हम एक और ये इस डायरेक्शन में करंट बना देते हैं, ये इस डायरेक्शन में आया, ये इस डायरेक्शन में आया, तो यहाँ पर जो करंट है वो 3 एम्पियर का है। थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को। इसी तरीके के साथ यहाँ से एक और करंट आया इसी पॉइंट के अलॉन्ग यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। अब मैं सर्किट को कर देता हूँ क्लोज थ्रू द रेजिस्टर्स या किसी भी फॉर्मेशन के हिसाब से। यहाँ से एक पॉइंट है जिसमें से करंट क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। आपसे सवाल पूछा गया कि ये करंट किसके बराबर होगा। हाँ भाई, यहाँ से 15 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 8 है, तो लास्ट वन यहाँ से कितना फिर बाहर की तरफ जाएगा। 20, इट्स 26, इट्स 26 एम्पियर। 26 एम्पियर, हाँ, ये 26 एम्पियर होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये 26 होगा, क्योंकि आपने क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है और कुछ नहीं है। इसमें कोई न्यू बात नहीं है। इसमें जो नोडल पॉइंट है ना, वो ये पूरा सर्किट का सर्किट है। इसमें जो नोडल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना, एक पॉइंट के नीचे हमने पढ़ाया, आपको जंक्शन पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा सर्किट जो मैंने बनाया ना, ये स्क्वायर टाइप, ये पूरा सर्किट इस अरेंजमेंट में आ रहा है। तो सर्किट के अंदर 3 करंट आ रहे हैं, 15 एम्पियर, 8 एम्पियर, 3 एम्पियर, और उसी सर्किट में से एक करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको आखिरी आंसर मिल जाएगा, और वो आपको कितना मिलेगा, 15 में अगर हम 8 जोड़ करें तो 23 के 3 ये 26 एम्पियर हो जाएगा। 26 एम्पियर मेरे बच्चे, 26 एम्पियर इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, वो जो नोडल पॉइंट है वो तो फिक्स हम करेंगे ही, लेकिन उस नोडल पॉइंट के कंपैरिजन में ये नहीं कि वो हमेशा पॉइंट ही हो, वो किसी शक्ल के शेप में भी हो सकता है, किसी सर्किट की शक्ल में भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें याद रखिएगा इस फर्स्ट रूल के हिसाब से। तो आई होप कि ये 3 या 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपके लिए ये चीज क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, और नेक्स्ट रूल हमारे पास कौन सा है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर मैं ऊपर से हेडिंग दे देता हूँ, वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, ये जो केवीएल है, इस केवीएल को कहीं पर हम लूप रूल भी कहते हैं या लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लूप रूल आप उसे कहते हैं। तो ये केवीएल जो है मेरे बच्चे, ये एक लूप रूल बनाता है। अब लूप रूल ये कैसे बनाता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगेन यहाँ पर भी जो हम सर्किट देखेंगे वो सर्किट थोड़े से टिपिकल होंगे हमारे पास,
वो सर्किट कैसे टिपिकल होगी, अगर मैं एक सर्किट आपके सामने बनाऊं तो आपके लिए वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सर्किट बना देता हूँ। ये एक रेजिस्टर है मेरे बच्चे, जिसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। इसी तरीके के साथ हमने इसको ऊपर की तरफ लेके गए और हमने यहाँ पर ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और उस बैटरी का हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। फिर इस बैटरी को हमने कनेक्ट किया एक इन अदर रेजिस्टर्स के साथ। फिर हमने एक दोबारा एक और बैटरी लगा दी यहाँ पर। तो वहां पर जो बैटरी है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको हमने आके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये देखें एक लूप बन गया। ठीक है, इन रेजिस्टर्स को, इन बैटरी को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इस रेजिस्टर को मैं R1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इस रेजिस्टर को हम R2 का नाम दे देते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के पास कोई ना कोई अपनी ईएमएफ होगी। मैं टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा आपको ईएमएफ, लेकिन थोड़ा बस ध्यान में रखने की इसके अंदर एक ईएमएफ है, जिस ईएमएफ को हम जो है वो E1 का नाम दे देते हैं। और इस बैटरी के पास कुछ ईएमएफ है जिसको हम E2 का नाम दे रहे हैं। तो दो ईएमएफ हैं बैटरीज के अंदर, और सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। बड़ा सिंपल सा रूल है, इतना टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपने उनकी अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड कर देना है। ठीक है, ये रूल कहता क्या है, ये कहता है कि कोई भी एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ अगर, कि इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, क्लोज्ड यानी कि एक लूप बना दे। ठीक है मेरे बच्चे, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, तो उस क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका अलजेब्रिक सम होगा, यानी अलजेब्रिक सम की बात क्या कर रहा है, वही पीछे वाली, कि जिसमें आप साइन को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक सम किन चीजों का होगा, अलजेब्रिक सम होगा यहाँ पर दो चीजों का। किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। किन की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सप्लाई, ईएमएफ, जो बैटरी हमने लिए थी उसकी ईएमएफ होगी E1 एंड E2। उसको हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, वो हम लिखेंगे एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टर के अराउंडिंग जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप्स इन रेजिस्टर, रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और ईएमएफ जो सप्लाई का होगा, जो बैटरी का होगा, जब हम उनको अलजेब्रिकली सम करेंगे तो उनका अलजेब्रिकली सम किसके बराबर होना चाहिए मेरे बच्चे, उसका अलजेब्रिकली सम बराबर होना चाहिए जीरो के। अलजेब्रिकली सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। दो चीजें, एक सप्लाई का ईएमएफ है, ठीक है, और दूसरा वो वोल्टेज है जो ड्रॉप होगा। कहां पर ड्रॉप होगा, रेजिस्टर वाले पार्ट पर ड्रॉप होना चाहिए। तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा, और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मेशंस इस तरीके के साथ हम जो है वो रेफर कर सकते हैं इन क्लोज लूप के साथ। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से आपने कुछ चीजों को जहन में रखना है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पीछे भी आप वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, वो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ पहले ही। जब आप इस रूल को यूज करेंगे तो किन किन चीजों को जहन में रखेंगे। पहली चीज ये है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल राइज करे, पोटेंशियल बढ़े, तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि अ राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यानी कि जब पोटेंशियल बढ़े मेरे बच्चे, तो उस पोटेंशियल बढ़ने वाले एस्पेक्ट को मैं पोटेंशियल किस में लेके आऊंगा, पॉजिटिव में लेके आऊंगा। अ राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, वो नेसेसरी है कि आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल जब ड्रॉप हो जाए तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। ड्रॉप इन पोटेंशियल बिकम नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जैसे रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो उसको मेरे बच्चे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये याद है, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पोटेंशियल हम नेगेटिव लेते हैं रेजिस्टेंस वाले केस में, तो हम यहीं से ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो चीजें हम अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे पीछे वाले ग्राफ के अंदर। हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ चार्जेस को मूव करेंगे, और पॉजिटिव कब लेंगे और हम नेगेटिव कब लेंगे। तो पीछे वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस ग्राफ को, कि यहाँ पर चीजें किस तरीके के साथ आएंगी। मेरे बच्चे, मेरे पास कुछ चार्जेस हैं जिनको मैं मूव करवाऊंगा फ्रॉम द ईएमएफ 1, पहली ईएमएफ से मैं उसको मूव करवाऊंगा। तो सुनिएगा आप कैसे मूव करेंगे। यहाँ पर चार्जेस मूव करेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि मैं सर्किट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, यानी करंट का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। तो मैं यहाँ से इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, तो चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल का हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल कौन सा होता है हमारे पास, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में लें करंट के फ्लो का, नेगेटिव कंडीशन में, तो नेगेटिव का हमारे पास जो पोटेंशियल होता है मेरे बच्चे, वो कौन सा होता है, वो लो पोटेंशियल होता है।
ठीक है। और पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है। तो जो भी चीज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। लो से हाई की तरफ गया यानी उसका पोटेंशियल बढ़ गया। अगर उसका पोटेंशियल बढ़ गया तो इस टर्म को मैं क्या कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। वी कंसीडर दिस टर्म एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव E1। पॉजिटिव E1 का क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसका पोटेंशियल बढ़ गया, पहली चीज ये। अच्छा, दूसरी चीज पर आते हैं हम। दूसरी चीज क्या कहता है कि अगर वही पोटेंशियल क्या हो जाए, फिर वही सप्लाई जो करंट है वो रेजिस्टर से जब क्रॉस होगा, तो मेरे बच्चे जब रेजिस्टर से क्रॉस होता है तो उनका वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो पीछे मैंने बताया ना कि जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो रेजिस्टर के अलॉन्ग आप वोल्टेज को लेंगे नेगेटिव। और मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के हिसाब से हम कैसे फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो अगर इसका मैं वोल्टेज लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, IR1। लेकिन वो क्या होगा, वो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लिखूं तो अब मैं माइनस लिखूंगा। तो आई जस्ट पुट हियर नेगेटिव साइन एंड पुट हियर IR1। यहाँ पर मैं IR1 पुट करूंगा। आई वो करंट है जो फ्लो कर रहा है थ्रू द R1 रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, IR1 के बराबर हो जाएगा। चलें पीछे की तरफ देखें अब क्या होने वाला है। अब यही करंट आगे की तरफ आएगा और सेकंड बैटरी की तरफ आएगा, E2 जिसका EMF है। लेकिन E2 के अंदर वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम है, यानी कि वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो जब वो चीज लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी तो वहां पर हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -E2। अभी -E2 क्यों लिखा, क्योंकि चार्जेस किस डायरेक्शन में जा रही है हमें ये चीज देखना है। तो वो कहां से जा रही थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हायर से लोअर पोटेंशियल। तो जब हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगी मतलब उसका पोटेंशियल कम होगा। तो इस वजह से मैंने -E2 लिखा। इस तरीके के साथ वो करंट आता जाएगा और वो R2 के कंपैरिजन में चला जाएगा, R2 में। तो जब R2 में आप पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू R2। R2 उसका क्या है, रेजिस्टर है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं वो लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा -I इंटू R2। और टोटल सम इनका किसके बराबर होना चाहिए, केवीएल के हिसाब से वो बराबर होना चाहिए 0 के। टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको बड़े सिंपल टर्म्स में बता दूं तो पॉजिटिव E1 क्या बताएगा, पॉजिटिव E1 क्या बताएगा कि यहाँ पर वोल्टेज गेन होगा। -R1 क्या बता रहा है कि लॉस हो रहा है। -E2 भी क्या बता रहा है, -E2 भी यही चीज बता रहा है कि वो लॉस करेगा। और -IR2 भी क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि यहाँ पर भी वो चीज लॉस ही होगी। तो एक टर्म्स में वो गेन हो रही है और बाकी टर्म्स में वो क्या हो रही है, बाकी टर्म्स में वो हमने क्या कर दिया, माइनस की सपोजिशन पुट कर दी। तो ये है दर हकीकत बेसिक सी कॉन्सेप्ट जिनमें हम इन अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मोर सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, ये जो -IR1 है -IR2 है इसको आप उस साइड लेके जाए, यानी ब्रैकेट बराबर की उस साइड। तो ये हो जाएगा E1 -E2, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, IR1 प्लस का हो जाएगा और IR2 भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का हो जाएगा, IR1 प्लस IR2। तो यही तो वही एडिशन थी। अगर मैं माइनस ना रखूं प्लस देके फिर माइनस रखूं तब भी एडिशन ही हो जाएगी। तो बराबर है किसके, IR1 प्लस IR2 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन में भी हमारे पास यही चीज सेम बन रही है। वैसे ये है क्या चीज, ये तो पोटेंशियल ही है ना, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है मेरे बच्चे, इस साइड का पोटेंशियल और इस साइड का पोटेंशियल सेम है, तो आप मुझे जल्दी से बता दें व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों साइड पोटेंशियल बराबर है देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास केवीएल है। आप सिंपली कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0, या हर पॉइंट पर सॉरी उस सर्किट के अंदर जितने टर्मिनल्स हमने लिए उसके पर्सपेक्टिव जो पोटेंशियल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं किसमें, केवीएल में, जिसमें लाइक दो बैटरी होती हैं, दो रेजिस्टर्स होते हैं, ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने अरेंजमेंट को समझना है और उसके हिसाब से आप इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। इसके लिए नेसेसरी क्या है, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप होगा तभी आप इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरे बच्चे हमारे पास सेकंड रूल, जिसको हम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। ठीक है।
अब यहाँ से थोड़ी सी मतलब चीजें आप देख सकते हैं कि आप जो है वो कोई भी एक लूप ले सकते हैं, डजंट आर्बिट्ररी है ये। आप मतलब कोई भी लूप लें, ये आर्बिट्ररी होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए किसी भी एक लूप के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। और केवीएल के अंदर ये नेसेसरी है कि जितना ईएमएफ से वोल्टेज आए, मतलब जो भी वोल्टेज आ रहा है ईएमएफ बैटरी से, तो रेजिस्टर लगा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मैंने पीछे डेफिनेशन में भी ये बताया कि लूप आप चाहे जो भी लें, इट इट डजंट मैटर, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप पीछे वाले में करंट का डायरेक्शन देख लें, तो अगर मैं आपको कहूं कि इसका करंट का डायरेक्शन क्या है, तो E1 से ये चीज स्टार्ट हुई थी और ये बिनिस्बत नीचे की तरफ आ रही है, यानी इसका करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके के साथ है। तो इस करंट की डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे? इस करंट की डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो यहाँ पर हमने करंट का डायरेक्शन क्या लिया? एंटी क्लॉकवाइज लिया। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे ना, तो जो है वो इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि आखिर में आंसर्स में साइन चेंजेस आ सकती हैं, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही मिलेगा इनके कंपैरिजन में। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने ध्यान में रखनी होगी इस केवीएल की बुनियाद में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की निस्बत पे। यहाँ से फाइनल आंसर बता देता हूँ एक चीज का, कि मैंने रेजिस्टर R1 में भी करंट I1 रखा मेरे बच्चे, और रेजिस्टेंस I2 में भी करंट मैंने जो है वो I रखा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि दोनों सीरीज कंबाइन में है। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं किसी एक बैटरी को जो है ना वो कनेक्ट कर दूं, किसी भी एक बैटरी को, तो वो उसके हिसाब से क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। जैसे मैं आपको पीछे बता दूं, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये एक रेजिस्टर है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया जो है वो इस रेजिस्टर के साथ, ठीक है मेरे बच्चे, ये रेजिस्टर है मेरे पास, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये R1 रेजिस्टर और R2 किस कॉम्बिनेशन में, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे बच्चे, इनको एक ही पाथ है, ठीक है। तो ये पीछे वाले जो R1 और R2 थे ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही थे। किसी भी एक बैटरी के कंपैरिजन में हम यही ले रहे हैं। या अगर इस सर्किट को मैं ऐसे बना दूं कि एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है, लेकिन कनेक्शंस कुछ ऐसे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप कहेंगे सर ये आमने सामने तो पैरेलल है। नहीं भाई, ये सीरीज है। क्यों सीरीज है? क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। अगर रास्ते में से जो चीज हट जाएगी वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव से लेंगे वो नेगेटिव की अब पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे पास। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चे। इसी तरीके के साथ ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसी तरीके के साथ हम पहचानते हैं, और वहां पर करंट की वैल्यू सेम होती है, तो इस वजह से मैंने करंट सेम रखा। आई हैव टाइम लेस देन 1 मिनट, स्लाइड शो करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट, अच्छा आज वो दूसरी मीटिंग अटेंड नहीं करते, आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह हम दूसरी मीटिंग लेके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं पोटेंशियोमीटर पर भी डिस्कशन करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तब तक मैं स्लाइड शो कर लूँ। ये 6th वन थी, दिस वन इज अ 5th वन। ये 5th है जिसमें हमने केवीएल को पढ़ा मेरे बच्चे। उसके बाद दिस वन इज अ 4th, जिसमें मैंने वो जंक्शन के बारे में बता रहा था, कुछ हिसाब हमने हल किए। ये 3rd वन है जिसमें मैंने मैथमेटिकली ड्राइव किया। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम कल करेंगे। केवीएल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ये दूसरा नंबर है, ठीक है, जिसको मैंने ग्राफिकली इवैल्यूएट किया। ये फर्स्ट वन था। तो केसीएल होता क्या है मेरे बच्चे? तो आई होप कि केसीएल और केवीएल आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा टाइम का इशू है, इंशाल्लाह कल जो है मेरे बच्चों। सो आई होप कि माय वॉइस एंड स्क्रीन इज क्लियर टू यू। हमने केसीएल के बारे में जब पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल या पॉइंट रूल या नोडल रूल कह रहे थे, तो केसीएल जो होता है हमारे पास मेरे बच्चे, वो एक चीज या एक ऐसे समझ लें कि प्रिंसिपल को शो करता है, जिस प्रिंसिपल को हमने क्या कहा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात याद रखिएगा मेरी, कि जो केसीएल है वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। इसकी मैनिफेस्टेशन है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद केवीएल, तो केवीएल किस चीज को शो करता है? केवीएल शो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। व्हाट डज केवीएल एक्सप्लेन्स? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों एक्सप्लेन करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपने केवीएल पढ़ना होता है, तो केवीएल में हम किस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं? पोटेंशियल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और पोटेंशियल का अगर आप फार्मूला पढ़ेंगे तो आप उसको वर्क या एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर केवीएल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, या हमने एक और चीज पढ़ी थी केवीएल में कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, उन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए।
तो उस अरेंजमेंट में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा केवीएल जो है इट इज द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, एंड केसीएल जो है जिसको हमने फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ा था, इट इज द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, फिर जब हमने केवीएल को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर दी थी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक मर्तबा फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए, कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है। उसके बाद हम फिर प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट आउट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी जिनको आपने जहन में रखना है या अपनी कॉपी पर नोट कर देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि आगे चल के मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे चल के आप मुझे खुद ब खुद बताते जाएंगे इस चीज के अंदर। मेरे बच्चे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ यूं थे। हमें कहा गया कि एक बैटरी है, ठीक है, सेल कह लें आप उसको सिंपली, बजाय जब मैं इसको बैटरी कहूँ, सेल के अरेंजमेंट में हम ले लेते हैं तो ईएमएफ का टर्म हम यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास सेल है, उस सेल के हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज एट हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव को हम कहते हैं कि इट इज एट लोअर पोटेंशियल। अब अगर मैं आपको कहूं कि हमने एक ऐसे लूप को पढ़ा केवीएल के अंदर, जिस लूप का जो पाथ है, वो पाथ कहाँ से कहाँ है? वो पाथ है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। इस बैटरी का कोई ना कोई ईएमएफ होगा जिसको मैं ई रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये जो है ना, ये पाथ है, ये पाथ किसका है? ये लूप का पाथ है। और लूप हम कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूँ, वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि लूप की फॉर्मेशन कैसे होगी। लेकिन फिलहाल ये समझिएगा कि अगर लूप का पाथ कहाँ से हो, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव का क्या मतलब है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल आ जाएगा तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे किसके टर्म्स में? ईएमएफ के टर्म्स में। तो उसको हम क्या पुट करेंगे? माइनस ई पुट करेंगे। व्हाट वी पुट दिस वन इज माइनस ई। तो यानी कि उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा समझ लें वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास यही सेल है, लेकिन हमने जो लूप का डायरेक्शन है वो तरह से चेंज ले लिया। वो चेंज कैसे लिया कि मैंने नेगेटिव, यहीं पर ही हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अब जो लूप है, उस लूप या पाथ में, जो लूप ने हमने पाथ कंसीडर किया, उसका मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ इस वाले पैटर्न के साथ। अब अगर पाथ का डायरेक्शन इस साइड हो जाए तो आप इसको जब देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा यानी लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है, जब लोअर से हायर पोटेंशियल लेंगे तो आपको यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ईएमएफ को शो करेगा। पॉजिटिव ईएमएफ को क्यों शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के केस में जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखिएगा बैटरी की नेगेटिव ईएमएफ कब रखनी है और बैटरी की पॉजिटिव ईएमएफ कब रखनी है। नेगेटिव तब रखेंगे जब हम लूप लें, जब हम पाथ लें वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो, और पॉजिटिव तब लेंगे जब हम जो लूप या पाथ डिस्कस करें वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो सेल की ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेजिस्टर के टर्म्स में आपको बता देता हूँ पीछे वाले, कि रेजिस्टर के केस में हम कैसे अरेंजमेंट लेते हैं इसकी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रेजिस्टर के केस में देखेंगे कि रेजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें कहाँ पर नेगेटिव मिल सकता है, वो हमें कहाँ पर पॉजिटिव मिल सकता है। अगर आपको पीछे वाला टॉपिक याद हो जिसमें हमने केवीएल पढ़ा था, तो मैंने दोनों रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लिया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे बच्चे। इफ आई वांट टू से दैट आई हैव अ रेजिस्टर, मेरे पास ये एक रेजिस्टर है जिसकी कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस है जिसको हम आर के बराबर कह रहे हैं, और इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट के फ्लो का हम डायरेक्शन बना देते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, जिसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, आप रेड वाले एरो को देख रहे हैं। फिर अगर मैं कहूं कि हमने जो लूप लिया या हमने जो पाथ लिया, वो लूप या पाथ भी इस करंट के डायरेक्शन में है, यानी कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब हम पाथ को और करंट को सेम डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि हमने जो लूप लिया वो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है जब वो रेजिस्टर से क्रॉस हो रहा है, तो जब तब यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टर के अंदर, वहां पर हम क्या लेंगे? वहां पर हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? नेगेटिव। और यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि माइनस पुट करके हम I इंटू आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो याद रखिएगा, जब करंट और लूप, यानी कि जब करंट और लूप का डायरेक्शन सेम हो जाए, व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उस रेजिस्टर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इट मस्ट बी नेसेसरी टू टेक नेगेटिव, उसने आपने नेगेटिव लेना है, ये पहली चीज है।
अब उसके अंदर अब अच्छा, अब हमें एक और बात बताएगी, वो हमें ये बात बताएगी कि अगेन हमारे पास एक और रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है। करंट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है आई, लेकिन मैंने जो पाथ लिया वो पाथ उसके अपोजिट ले लिया। यानी अब जो मैं पाथ ले रहा हूँ वो मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कंसीडर कर लिया, पाथ कंसीडर कर लिया। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप अपने क्या रखना होगा, पॉजिटिव करना होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो मैं सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव आई आर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये चीज हुई यहाँ पर हमारे पास। तो रेजिस्टर के अंदर भी दो चीजें हैं, ये आपके बुक की स्टेटमेंट लिखी पड़ी है, मैं वो स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि जब करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन, पाथ किसका, लूप का, लूप कैसे बनाते हैं वो हम प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेकिन जब करंट और पाथ का दोनों का सेम डायरेक्शन हो जाए तो वहां पर जो आपने पोटेंशियल लेना होता है, जो ड्रॉप रेजिस्टर के अंदर, वो हम नेगेटिव लेते हैं। और इसी तरीके के साथ जब ये करंट और जो पाथ हो, जो आप लूप लेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वहां पर जो आप पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे उसको आप पॉजिटिव लेंगे, जिसको मैं पॉजिटिव आई आर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो मैं एक मर्तबा जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके बुक में जो स्टेटमेंट है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ ताकि आपकी क्लियरिफिकेशन मिल जाए यहाँ से आपको। सो यहाँ पर हमारे पास है मेरे बच्चे, ये है के वी एल। आई होप कि स्क्रीन इज क्लियर टू यू, स्क्रीन आपके लिए क्लियर होगी मेरे बच्चे। ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स कौन सी हैं, कह रहा है कि इफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाएगा यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो ज्यादा वाले पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। एंड इट इज नेगेटिव, वो तब नेगेटिव होगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो मैंने बैटरी का केस आपको समझाया ईएमएफ वाला। इसी तरीके के साथ सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि रेजिस्टर में जो लूप हम डिस्कस करें वो करंट के डायरेक्शन में हो जाए, तो जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा है उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, जो मैंने पीछे समझाया आपको कि व्हेन करंट एंड लूप आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको अपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और इसी तरीके के साथ इट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी बन सकता है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव कैसे बनेगा, कि जब हमारे पास करंट और जो है मतलब लूप का डायरेक्शन वो क्या हो जाए, वो अपोजिट हो जाए, वो दोनों का क्या हो जाए मेरे बच्चे, अपोजिट हो जाए, तो तब हम उसको कैसे लेंगे, जो है वो पॉजिटिव केस में ले लेंगे। तो ये चार पार्ट्स हैं जो आपने जहन में करना है और मैंने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन है, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। भाई ये चार पॉइंट हैं जिनको आपने जहन में रखना है। ये फर्स्ट दो पॉइंटें थी, सेल के अंदर दो केसेस हैं, ये पहला वाला केस था, ये दूसरा वाला केस है। इसी तरीके के साथ हमारे पास जो रजिस्टर है उसका भी ये पहला वाला केस है, उसका भी ये दूसरा वाला केस है। तो आई गेस के वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये भी ज्यादा ही थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा, जिस डिस्कशन में हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सिंपली न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं, और न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रॉब्लम 1 में कर देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। प्रॉब्लम 1 की निस्बत ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, आप सवाल का जवाब जो है आप देते जाएंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज वी हैव अ बैटरी देयर, हमारे पास ये बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव टर्मिनल से आगे की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। इसी तरीके के साथ हमने जो है यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसकी कोई और रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर भी मैं उस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दूंगा। ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ओम्स लॉ भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवीएल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, फिर हम देखेंगे अरेंजमेंट कैसे आ जाएगी। मेरे बच्चे ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें दिया गया, और इसका ईएमएफ हमें कितना दिया गया, 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक पहला रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी दी गई, 2 ओम, और ये दूसरा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी दी गई, 3 ओम। तो इसको मैं R1 के बराबर कर देता हूँ और इस रेजिस्टर को हम R2 के बराबर कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा हमारे पास कंडीशन है इनकी, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैं इनको किस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे सबसे पहले तो मुझे लूप डिस्कस करना होगा, कि क्लोज्ड लूप, जैसे पीछे वाली डेरिवेशन में मैंने आपको समझाया था कि लूप का होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं इस लूप को कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। लेट सपोज दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज बी, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज सी, दिस पॉइंट नेम्ड एज डी।
लूप के लिए लाजमी क्या होता है, इट इज नेसेसरी दैट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लूप इज स्टार्टेड इट इज एंडेड ऑन द सेम पॉइंट। इट मस्ट बी नेसेसरी के लूप जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर खत्म हो जाए। तो अगर मैं लूप को ए से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो अगर हम लूप को ए से स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम कौन सा लूप डिस्कस करेंगे। लूप डिस्कस कर रहे हैं ए बी सी डी एंड अगेन ए, क्योंकि ए पर उसको फिनिश होना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है अगेन कि आप ए से स्टार्ट करें, आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बी सी डी ए बी, आप सी से स्टार्ट करें सी डी ए बी सी, आप डी से स्टार्ट करें, ऑलवेज यू गॉट द सेम आंसर। लेकिन लूप की कंडीशन ध्यान में रखनी होगी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर फिनिश हो जाए। तो चलिए अब मैं लूप में जो है वो डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि हमारे पास क्लियरिफिकेशन आ जाए। तो हमारे पास ये रहा इसका डायरेक्शन लूप का, ऐसे जाएगा फिर इस पैटर्न में चला जाएगा। तो यहाँ से छोटे में एरोज बना देता हूँ जो लूप के डायरेक्शन को शो करेंगे, आपकी क्लियरिफिकेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये लूप है जिनकी निस्बत से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर हम देखें कि करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो नॉर्मली करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो करंट प्रैक्टिकली कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स करेक्ट। करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं करंट का डायरेक्शन फ्रॉम मतलब कन्वेंशनल समझ लें, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का डायरेक्शन बना देता हूँ। तो लेट मी क्लियर दिस वन हेयर, मैं यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियरिफिकेशन हो जाए। यहाँ से करंट निकलेगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी आई, यहाँ से करंट निकलेगा, फिर यहाँ से फिर इसी तरीके के साथ इस पूरे पाथ में करंट आता जाएगा। याद रखिएगा मैं इस करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है कि ये जो दोनों रेजिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि रेजिस्टर R1 के लिए अगर I करंट है तो इसी तरीके के साथ I2 के लिए भी, R2 के लिए भी क्या होगा, I करंट होगा। हमसे सवाल क्या पूछा गया, हमसे सवाल ये पूछा गया कि आपने जो है वो करंट यहाँ पर फाइंड करना है। वो क्या करना है, करंट, आपने करंट की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर टोटल कितना करंट होगा दोनों रेजिस्टर के लिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम ही बनेगी। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं चार्जेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं। अगर आप करंट को देखें, क्योंकि हमने पढ़ा था केवीएल के अंदर, मेरे बच्चे हमने केवीएल के अंदर क्या पढ़ा था, हमने केवीएल के अंदर पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालूंगा, बैटरी का निकालूंगा कि बैटरी पर चार्जेस किस किस डायरेक्शन से कहां से कहां जा रही हैं। तो आप देखें करंट कहां से निकला था, पॉजिटिव से, और कहां गया, नेगेटिव से। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जी मेरे बच्चे। और पोटेंशियल को हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, तो जो हमारे पास पर्सपेक्टिव आ जाएगा, हाँ सही है, लेकिन अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इसको। देखें हमने जो चार्जेस को मूव करवाया है वो कहाँ से मूव करवाया है, इस पॉजिटिव पार्ट से ही मूव करवाया है। लेकिन जो चार्जेस निकलेंगी ना मेरे बच्चे, वो किस टर्मिनल से निकलेंगी, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई से निकलेंगी। वो कहाँ से निकलेंगी, फिर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई, ऐसे समझ लें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगी, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव, फिर इसी तरीके के साथ पूरे पाथ में चलती जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल चार्जेस मूव कर रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं है, मतलब निस्बत हमने जो बनाई है करंट का डायरेक्शन, तो हमने वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने पर्सपेक्टिव बना दिया है। लेकिन जो चार्जेस का डायरेक्शन है वो कहाँ से हमारे पास, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव की अरेंजमेंट हम बनाएंगे। तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव ले रहे हैं तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। रीजन उसका क्या है, रीजन ये है कि हमने जो चार्जेस को मूव करवाया है ना वो पॉजिटिव से ही मूव करवाया, नेगेटिव, लेकिन वो चार्जेस नेगेटिव से ही स्टार्ट होंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगी, फिर पॉजिटिव से दोबारा उस सर्किट के ऊपर चलती जाएंगी। तो अगर हम इस सर्किट के पाथ को देखें तो वो मूव कर रही हैं कहाँ से, फ्रॉम दिस नेगेटिव यानी कि फ्रॉम दिस लो पोटेंशियल टू पॉजिटिव यानी कि दिस हाई पोटेंशियल। तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो अगर हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लेंगे उसको, तब हम ईएमएफ की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। नहीं इट नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव से हमेशा मूव नहीं करती, सुने मेरी बात। मैं एक बात बता देता हूँ, आप चाहे
कोई भी करंट का डायरेक्शन ले लें लेकिन जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बात क्लियरली सुन लें। आप चाहें कोई भी करंट का डायरेक्शन ले लें लेकिन जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इफेक्ट आएगा तो उसकी साइन पर आएगा, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। मैं वो बात भी बता, अब फिर दोबारा मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करूंगा, फिर देखिएगा क्या होगा। फिर मैं दोबारा इसका उल्टा लूप ले लूंगा, फिर उल्टे लूप के हिसाब से देखिएगा। तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर लूं। मैं क्या कह रहा हूँ कि चार्जेस नेगेटिव से निकली पॉजिटिव, फिर उस तरीके के साथ चलती है, यानी कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगी तो उसका ईएमएफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ईएमएफ कितना है हमारे पास? 10 वोल्ट। सो आई जस्ट पुट हियर पॉजिटिव 10 वोल्ट। मैं यहाँ पर पॉजिटिव 10 वोल्ट ले लेता हूँ। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट कहां पर है? रेजिस्टेंस के ऊपर। सुने मेरी बात मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस R1 के लिए ये रहा करंट का डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन लूप देखिए आप, लूप, तो लूप भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये देखें, ये लूप भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इफ बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है मेरे बच्चे? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर करंट और लूप का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर यानी कि मैं नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा। तो अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप लिखूं तो मैं यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, और आई की, करंट की वैल्यू हमारे पास आई है, और जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 2 है, तो मैं इसको 2i कर देता हूँ। आई जस्ट पुट हेयर 2i। इसी तरीके के साथ एक और रेजिस्टर भी हमने अटैच किया था, उसकी रेजिस्टेंस को देख लें। ये देखें, ये है उसके करंट का डायरेक्शन। लेकिन अगर आप एक मर्तबा लूप को देख लें तो लूप का डायरेक्शन भी तो यही है ना, इस डायरेक्शन में तो आ रहा था वो, यानी कि अगेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। जब अगेन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ पर फिर क्या कर दूंगा? -3i पुट कर दूंगा, सेम ही एस्पेक्ट के हिसाब से। तो अब ये टोटल समअप हो गया। तो टोटल समअप किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये देख लें, केवीएल यही कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी इक्वल टू 0। उनका समअप किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये +10 वोल्ट, -2i एंड -3i, हमने ये अरेंजमेंट ले ली। अब +10 वोल्ट को जो है आप यहीं पर ही रख लें, ठीक है। -2i -3i, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5i इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 5i उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 5i। तो i की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? i की वैल्यू ये होती है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 का 10 पर पहाड़ा लगाएंगे तो इसका जवाब 2 आएगा, 2 एम्पियर्स। इट इज द आंसर। यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 2 एम्पियर आया। जब हमने उसकी अरेंजमेंट को डिस्कस कर लिया कि करंट अगर हमारे पास 2 एम्पियर होगा तभी हम इसके अरेंजमेंट को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास किसके बुनियाद की वैल्यू, यहाँ पर हमने केवीएल के बुनियाद के हिसाब से ली। अब सुने, मैं इसी सर्किट के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा इस सर्किट को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करूंगा लूप की फॉर्मेशन में। फिर दोबारा मैं एक दूसरा लूप बनाता हूँ, उस चीज के हिसाब से कैसे हम पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट ड्राइंग, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ लूप की फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बनी किसकी? लूप के हिसाब से हमने फॉर्मेशन निकाली थी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास करंट। अब मैं लूप को करता हूँ चेंज मेरे बच्चे। लूप मैंने A B C D A लिया था, अब मैं लूप को चेंज कर देता हूँ। कैसे? अब हम लूप को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं ADCBA, यानी A से D, फिर D से C, फिर C से B, फिर दोबारा जो है वो अगेन ए वाली पॉइंट पर सेम लौटेगा। तो मैंने लूप को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमने लूप कौन सा लिया? हमने लूप लिया A D C B एंड A। हमने ये लूप लिया, यानी उल्टा लूप ले लिया। तो अगर जब हम उल्टा लूप लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। अब सुने यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट बनेगी। ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब सुने मेरे बच्चे, यहाँ से जो लूप का डायरेक्शन है या चार्जेस की मूवमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ से बन रहा है हमारे पास? वो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। वो कहाँ से जा रहा है? देखिए लूप का डायरेक्शन देख लें, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लूप का डायरेक्शन बना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव बना तो माइनस होगा या प्लस हो जाएगा ईएमएफ? जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव बना, लूप का डायरेक्शन देख लें। हाँ भाई, लूप का डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगा, दैट्स करेक्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब मैं 10 वोल्ट तो रखूंगा लेकिन माइनस के रखूंगा। वो मैं 10 वोल्ट किसके रखूंगा? माइनस के। तो मैं यहाँ पर -10 वोल्ट रख देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद हम जो है वो पीछे आगे की तरफ चलते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर।
मेरे बच्चे ये है लूप का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन। लूप और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब लूप और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो पॉजिटिव होता है या माइनस होता है? क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं? करंट एंड लूप आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बनेगा इसका आंसर पोटेंशियल ड्रॉप में? हाँ भाई, पॉजिटिव बनेगा ना, सिंपली पॉजिटिव एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास। हाँ चले, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। मैं एक मतलब इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, ये लूप का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ +3i, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 3, और करंट हमारे पास i है। उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे, तो ऊपर की तरफ हम जब देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ भी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ से लूप का डायरेक्शन ये है और रेजिस्टेंस करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पर +2i रख लेता हूँ, और अगेन इसका सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए ये माइनस का 10 वोल्ट है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3i और 2i कितने हो जाएंगे? 5i। उस साइड 10 चला जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या होगी? 10/5, यानी कि अगेन यू गॉट द सेम आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो लूप का डायरेक्शन दिया वो उसके इंडिपेंडेंट है। आप चाहे तो लूप का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसका जवाब क्या आएगा? सेम ही आएगा इस केस में। बात करते हैं उस सवाल की कि सर हाउ कैन करंट एंड लूप बी इन अपोजिट डायरेक्शन? वो किस तरीके के साथ बन सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए मेरे बच्चे, यहाँ पर एक रेजिस्टर है और यहाँ पर हमारे पास एक और रेजिस्टर है। मैंने ऐसा ही कुछ सर्किट बनाया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं कन्वेंशनल करंट आपसे कहूँ, तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से मैं करंट का डायरेक्शन बना देता हूँ। ये करंट का डायरेक्शन है, ये लूप का डायरेक्शन नहीं है। ये मेरी बात याद रखें। लूप अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किस पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं। लूप होता क्या है? लूप एक क्लोज्ड शेप है, ठीक है, जिसमें से आपने किसी भी एक पॉइंट से किसी क्वांटिटी को या किसी भी चीज को स्टार्ट करना होगा, सर्किट को, तो उसी पॉइंट पर ही खत्म करना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ए, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, अगेन यहाँ पर ए। तो अगर मैं आपसे एक लूप की बात करूं और अगर मैं कहूं कि वो डी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अगर डी से स्टार्ट हो रहा है तो वो डी पर जाके खत्म हो। लूप कहने का मतलब ये है कि मैं जो सर्किट को सॉल्व करूंगा वो मैं अपने लूप के डायरेक्शन के हिसाब से सॉल्व करूंगा, कि मैं उसको किस पैटर्न के हिसाब से, किस तरीके कार या किस मेथड से उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो वो ए से इस डायरेक्शन में बन जाएगा, अगर ए से बी, फिर सी से, फिर डी से, फिर ए। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो जाए तो इसके अपोजिट केस भी हम बना सकते हैं इस ऐसे डायरेक्शन के अंदर। तो लूप और करंट, एक तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा सर्किट के अंदर, और दूसरा डिपेंड करता है कि आप सर्किट को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है, ऐसे समझ लें कि वो लूप ही है कि आप सर्किट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आइदर आपने कैसे किस पॉइंट से लिया है उसके पर्सपेक्टिव। अगर मैं सी से लेता तो सी पर खत्म आके जो सी पर खत्म हो जाता, अगर मैं बी से लेता तो बी पर जाके खत्म होता, अगर मैं डी से लेता तो डी पर जाके खत्म होता। तो जो लूप है वो बताता है कि आप सर्किट को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, लेकिन करंट का आपने एक डायरेक्शन क्या करना होगा? फिक्स करना होगा, जो हम ज्यादातर कन्वेंशनल करंट ले लेते हैं उस केस के अंदर। तो इज इट क्लियर राइट नाउ? ये क्लियर हुआ कि नहीं कि हमने कैसे इनकी बुनियाद को एक्सप्लेन किया? इज इट क्लियर? यानी कि करंट का डायरेक्शन आपको दिया होगा, जो नेसेसरी हम ज्यादातर कहां से लेते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। नहीं, ये चीज देख लें, बैटरी को जो है ना, नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा अलग समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुने मेरी बात, मेरी बात सुने। जब आप बैटरी को देखते हैं ना, जब आप बैटरी को, तो बैटरी का पॉजिटिव ये है, बैटरी का नेगेटिव ये है। सुने मेरी बात, बैटरी का पॉजिटिव ये रहा, बैटरी का नेगेटिव ये रहा। अब मैं एक और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बैटरी का पॉजिटिव ये है, बैटरी का नेगेटिव ये है। अगर मैं लूप, अगर मैं लूप इस डायरेक्शन में स्टार्ट करूं, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, या अगर मैं लूप को इस डायरेक्शन में स्टार्ट करूं ऐसे, आप मुझे बताएंगे कि ऊपर वाले केस में क्या होगा? डेल्टा वी, यानी कि ईएमएफ क्या होगा? लूप के हिसाब से बताएं मुझे, ऊपर वाले केस में क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना भाई, नेगेटिव कैसे होगा?
वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, यानी कि बढ़ रहा है, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। हाँ, यानी कि जो आप बैटरी, हाँ सुने, जो आप बैटरी को देख रहे हैं ना, बैटरी को, वो लूप को देखकर पहचानेंगे कि लूप कहां से कहां मूव करवा रहे हैं हमारे पास केसेस के अंदर। इसी तरीके के साथ अगर हम इस केस को देखेंगे नीचे वाले को, तो नीचे वाले में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन देख लें ऐसा, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव क्या बनाएगा, वो तो बनाएगा डेल्टा वी नेगेटिव। तो आपने जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है ना, तो आपने किसको देखना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा लूप को, कि लूप किस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से, पीछे वाले केस में फर्स्ट लूप आप कौन सा कह रहे हैं, डी ए बी सी डी। भाई आप उसी अरेंजमेंट के हिसाब से ले लें। अगर आप चाहें ना, अगर आप चाहें तो डी ए बी सी डी सॉल्व करें, तभी भी यू गॉट द सेम आंसर। लूप कहने का मतलब ये है कि आप कोई एक पॉइंट ले लें बस, जिस पॉइंट से लें उसी पॉइंट पर खत्म हो जाए। मैं लूप कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर आप डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो डी पर खत्म करें, अगर आप चाहें तो डी से स्टार्ट कर लें, डजंट मैटर। अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं सी से स्टार्ट करूं तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी से। मतलब लूप कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर जाके खत्म हो। वो इंडिपेंडेंट ऑफ लूप है। अभी आपने देखा कि वो लूप पर डिपेंड नहीं करता, फाइनली उसका आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। इज इट क्लियर नाउ? आपने लूप को देखकर बैटरी के डायरेक्शंस बताने हैं कि बैटरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ईएमएफ के हिसाब से। तो अगर आप सूजल डी से स्टार्ट करते हैं, डी पर खत्म करते हैं, तो इट डजंट मैटर, वो उस चीज पर मैटर नहीं करता। ऑलवेज यू गॉट द सेम आंसर। अगर फर्क आया भी तो आखिर में निशानी का आएगा, बस ये चीज है इंडिपेंडेंट। क्योंकि करंट के दो डायरेक्शन बन सकते हैं, आइदर कि वो क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे। इज इट क्लियर नाउ? शुड वी मूव? सर वी कैन ऑलवेज टेक डायरेक्शन ऑफ लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई ये डिपेंड करता है कि आप लूप को किस तरीके के साथ सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that you always take the direction of current in the direction of loop. sometimes क्या होता है, sometimes हमारे पास बैटरी की दो दो बैटरीज जब होती है ना, दो दो बैटरीज, तब आप नहीं पहचान सकते कि लूप को किस डायरेक्शन में ले लें। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अभी जो आपने बात की कि अगर हम लूप को करंट के डायरेक्शन में लें, तो मैं वो थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना देता हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया जिसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, फिर मैंने यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक तीसरा रेजिस्टर लगा दिया, फिर मैंने अब दूसरी बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। फिर हमने इनके बीच में एक और रेजिस्टर लगा दिया, ये वाली पॉइंट है। तो यहाँ पर तीन नहीं चार रेजिस्टर हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये चार रेजिस्टेंस हैं, उन चार रेजिस्टर्स में से कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जिनकी अरेंजमेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुने, यहाँ पर दो बैटरीज हैं, एक की ईएमएफ E1 है, एक की ईएमएफ E2 है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? मैं ये आपको दे रहा हूँ कि इफ ईएमएफ 1, यानी कि फर्स्ट जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है, किससे ईएमएफ ग्रेटर है, ग्रेटर देन ईएमएफ 2। वो हमारे पास क्या है, ईएमएफ 2 से क्या है, ज्यादा है। इफ फर्स्ट ईएमएफ इज ग्रेटर देन ईएमएफ 2, यानी पहली बैटरी की ईएमएफ जो है वो दूसरी ईएमएफ से ज्यादा है, तो याद रखिएगा आपने करंट हमेशा जो ज्यादा ईएमएफ वाली बैटरी है ना वहां से ही लेना है। ये बात, अगर दो ईएमएफ हो, दो सप्लाई हो, तो आपने जो है हमेशा उस बैटरी से करंट लेना है जो पॉजिटिव से, मतलब जो बड़ी ईएमएफ हो वहीं से ही आपने अरेंजमेंट लेनी है। अब यहाँ से मैं करंट का डायरेक्शन बनाऊंगा, हाँ E1 से लेंगे, तो यहाँ से मैं करंट का डायरेक्शन बना रहा हूँ, और कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट ही हम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि भाई यहाँ से करंट लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव, ये होता जाएगा इस सर्किट के अंदर, इस रेजिस्टर में से पास होगा, फिर इस रेजिस्टर में से पास होगा, उसके बाद इस सप्लाई से पास होगा, और सप्लाई के बाद इस आखिरी रेजिस्टर से पास होगा, और आखिरी रेजिस्टर से पास होकर आपने यहाँ पर जाके उस चीज को एंड कर देना है। मैं यहाँ पर लूप बना देता हूँ, मैं इसको पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ, मैं इसको पॉइंट बी का नाम दे रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को सी नाम दे रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को डी नाम दे रहा हूँ। मैंने ये निस्बत बना दी। अब आपके हिसाब से हम कौन सा लूप ले सकते हैं? मैंने पहले बता दिया, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, जो भी लूप ले ले ऑलवेज गॉट द सेम आंसर, हमेशा सेम आंसर आएगा। जैसे अभी आपने सवाल किया कि सर अगर हम डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ले लें, है ना, अगर मैं करंट का डायरेक्शन ले लूं तो आपके हिसाब से लूप कौन सा बनना चाहिए? अगर मैं करंट का डायरेक्शन ले लूं, जल्दी से मुझे बता दें, मीटिंग में 6 मिनट है सिर्फ। ऊपर ने ना एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वी कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कौन सा होगा? डी सी बी ए, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं ले रहा, मैं ये नहीं ले रहा। फिर मेरा आंसर देखिएगा, मैं आपका आपने आपके वाला भी लूप लूंगा,
और जो मैं लूप सॉल्व करूंगा मैं वो भी लूंगा, फिर देखते हैं कि दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लूप ले रहा हूँ ABCDA, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर खत्म किया, ABCD और A, ये है। आखिर में A देना है क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर खत्म हो। मैं यहाँ पर बैटरीज की कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 वोल्ट कर देते हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 2 ओम लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1 ओम कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ओम कर लेते हैं, इसको मैं 1 ओम कर लेता हूँ सिंपलीफिकेशन के लिए। अब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए से, तो चले मैंने ए से इस तरीके के साथ बनाया। सही है। लूप को देखिएगा, आपने मुझे इसके आंसर्स बताने, फिर मैं देखता हूँ कि आपने कैसे इस चीज को जो है वो गेन किया है, लर्न किया इस अरेंजमेंट के हिसाब से। हाँ भाई, अगर हम E2 के हिसाब से लें पहले, क्योंकि लूप को मैंने ए से स्टार्ट किया है, लूप को मैंने ए से स्टार्ट किया है, तो मैं E2 का सप्लाई लूंगा। लूप को देखिएगा कि लूप E2 से कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव 4 वोल्ट। ठीक है मेरे बच्चे। इस रेजिस्टर के लिए 2 ओम वाले के लिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये है, लूप का डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ भाई, अपोजिट है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं पॉजिटिव पुट कर देता हूँ, +2 आए। ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाले रेजिस्टर पर जाए, ये वाला रेजिस्टर, इसमें करंट ये है, लूप ये है मेरे बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में अगेन पॉजिटिव, तो इसको मैं +I कर देता हूँ। इसी तरीके के साथ ये 2 ओम पर भी क्या है, अपोजिट इन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी पॉजिटिव लूंगा। पॉजिटिव कितना ले रहा हूँ मैं, 2I। लेकिन सेकंड ईएमएफ के लिए क्या होगा, सेकंड ईएमएफ के लिए लूप पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, तो उसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। बस यही बात समझनी है, जिसको मैं -10 वोल्ट कर देता हूँ, और ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब आप पूरे टर्म को सॉल्व करें, देखें, +4 वोल्ट और -10 वोल्ट, तो कितने हो जाएंगे, -6 वोल्ट, 2I +1I +2I। मैंने सही बनाया, -6 वोल्ट। ठीक है मेरे बच्चे, +2I, +2I एंड +1, 1 मैंने मिस कर दिया। हाँ नीचे वाला, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला सही सही, करेक्ट करेक्ट। यहाँ, हाँ यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो तब भी अपोजिट है ना, ये वाला देखें, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो अपोजिट है, अगेन 1I, अगेन आई गॉट द सेम I। तो अब मैं यहाँ पर +I कर दूंगा, तो देखें अब मैं इनको ऐड करूं, तो 2I +I +2I, तो ये हो जाएगा +6I इज इक्वल टू 0, -6 वोल्ट उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 6 वोल्ट, 6I इज इक्वल टू 6 वोल्ट की निस्बत कर दें, तो ये जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/6। तो करंट की वैल्यू आपको क्या आएगी, 1 एम्पियर। सिंपल, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू आपको 1 एम्पियर मिली। हाँ, अब हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जिसने कहा था कि सर हम डी से स्टार्ट करें, तो अब डी से स्टार्ट करके देखें। अगर आप डी से स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, कहाँ से, आपने अपने डी से स्टार्ट, डी से सी, D, C, B, A, D, ये स्टार्ट करके देखें, फिर भी सेम वैल्यू आएगी, देयर इज नो एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी ये बात याद रखिएगा, ये केपीके का अगर किसी के पास बुक है ना, उसमें सीधा लिखा पड़ा है, और इंडियन के बुक्स में भी सीधी बात कर रहा है कि आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लॉक वाइज ने, आप एंटी क्लॉक वाइज ने, इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता इस चीज का। सो इज इट क्लियर राइट नाउ, ये क्लियर हुआ। आप करके देखें, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो वो करके देखे अपना, वो कोई भी लूप ले, यू गॉट द सेम आंसर, सेम आंसर ही आएगा। अगर आंसर सेम ना आए तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फिर इस चीज के बारे में। तो चले, मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। ये पांचवा पेज था, मैंने ये दूसरा इसके अंदर न्यूमेरिकल करवाया आपको उसके सोल्यूशन के हिसाब से। दिस वन इज अ 4th पेज, ये 4th पेज था प्रीवियस के साथ रिलेटेड, और ये था वो प्रॉब्लम फर्स्ट जिसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है मेरे बच्चे। दिस वन इज अ सेकंड, ये सेकंड था जिसमें मैंने रेजिस्टर की बात की कि अगर पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में हो रेजिस्टर के अंदर, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जो ड्रॉप होगा रेजिस्टर के अंदर। लेकिन अगर करंट और पाथ जो आप लूप ले रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद फर्स्ट वन ये है हमारे पास, जिसमें मैंने सेल के लिए एक्सप्लेन किया आपको। तो दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4th पेज एंड 5th पेज। हाँ मैंने दूसरी क्लास लेनी है क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी क्लियर करवाने। मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज टाइम जो है वो 130 मिनट्स बचे, 1 मिनट और 30 सेकेंड्स बचे। इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ। हाँ भाई,
इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ये जो चार पांच बच्चों ने ऐड किया, जो है ना वो ज्वाइन किया है, वो क्लियर हुआ? चलें, लेकिन फिर भी आप अपने मेथड से करके देखें। अगर आपका डिफरेंट आंसर आए ना, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए, उसको हम किस पहलू के हिसाब से जो है वो डिस्कस करें। हाँ, दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चे? तो मैं इसको क्लोज अप कर देता हूँ, एंड अप करते हैं इसको।